अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक का अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। जी हाँ साथियों, और इतना डर गया ये दो कौड़ी का भिखारी कि इसने ईरान से अपना बॉर्डर तक सील कर दिया है। तो अमेरिका ने कहा, देख भैया, डिप्लोमेटिकली मैं तुझे लोन वोन दिलवा दूंगा, तुम मेरे लिए जितना भी इंपॉर्टेंट हो। ईरान के चक्कर में पड़ा तो तुझे कूट के धर देंगे, जो तुझे अफगानिस्तान के टाइम पे बताया। इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है। अबे कर रहा है तो कर रहा है, तुम्हारे पास भी तो 57 मुल्क है ना, उनसे मदद करवा लो ना ईरान की। टीएफ और ब्रह्मोस के बीच में फंस गया है ये भिखारी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मिली है, मुझे पता है अभी वीडियो में मजाक उड़ाने वाले या सवाल पूछने वाले आ जाएंगे, लेकिन जो संतुलित दिमाग के लोग हैं उन्हें बताता हूं कि इससे फायदा क्या होगा। जो आज का थंबनेल है कि एफएटीएफ और ब्रह्मोस के बीच में फंस गया है ये भिखारी। तो साहब, बात यह है कि हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो चल रहा है डिप्लोमेटिक, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नजर अप्रैल 22 पहलगांव की घटना पर पड़ गई है। और यह अपने आप में मैं इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखता हूं, जो 2022 में ही पाकिस्तान इससे किसी तरह हाथ पैर जोड़कर बाहर निकलकर आया था। इससे पहले आगे बढ़े, बिल्कुल 2-2.5 मिनट में FATF पे बात कर लेते हैं। 1989 में यही G7 नेशंस ने मिलके ये टास्क फोर्स बनाई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो पहला काम था वो ग्लोबल करप्शन को रोकने का था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अनलॉफुल तरीके से आप अगर वेल्थ जनरेट करते हैं और अनलॉफुल तरीके से उसको लॉफुल करना चाहते हैं और इकोनॉमी में वापस डालना चाहते हैं, जिससे उसका सोर्स, अनलॉफुल सोर्स ना पता चले, इसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को बताया है। तो 1989 में इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जब ये मनी, इसका सिर्फ ये काम था। उसके बाद जब 9/11 न्यूयॉर्क की घटना होती है, उसके बाद FATF ने अपना दायरा बढ़ाया और दायरा बढ़ाकर ये टेरर फंडिंग को भी उसमें ले आए। और इनकी 2 लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में 3 मुल्क हैं, यानी एक है इसमें म्यांमार, एक है ईरान और एक है आपका नॉर्थ कोरिया। और ग्रे लिस्ट इनकी चेंज होती रहती है एज पर जिस तरीके से वो देश टेरर फंडिंग को लेके या मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कदम उठाता है। एक तरह से ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और नॉर्मल लिस्ट, कोई इनकी और किसी कलर की लिस्ट नहीं मानी जाती। देयर इज नथिंग लाइक व्हाइट लिस्ट और समथिंग। तो एक तरह से उसका रिपोर्ट कार्ड है और इसकी बड़ी अहमियत है। ये एमनेस्टी की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बहुत सी चीजें, इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल लोन्स, इवन ट्रेड एंड टूरिज्म तक इस रिपोर्ट के आधार पर अफेक्ट किया होता है और ये चीज, इसके पूरे आंकड़े मौजूद हैं। तो अप्रैल 22 को जो इनकी नजर पड़ी है, 2022 में पाकिस्तान इससे बाहर निकल के आया था किसी तरह। इन्होंने ये कहा है स्पष्ट कि जिस तरह से ये टेरर फैलता है, ये लोगों को मारते हैं, दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों की जिंदगियां उजाड़ते हैं, ये बिना मनी के नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान का 2 बार इस पूरे स्टेटमेंट में नाम लिया गया है 22 अप्रैल की घटना से। और इन्होंने कहा है हर घटना के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग या मनी फंडिंग होती है। अनलॉफुल मनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी इस पर जांच होगी और होनी चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है। अब एक आदमी अभी कहेगा बाद में कि देख ले भैया, पाकिस्तान को तो ये लोन मिल गया, वो लोन मिल गया। बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। वो अलग एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है जो वेस्ट खेलता है, लेकिन उसके साथ साथ इस रिपोर्ट का भी वैल्यू होती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स तो पहले भी थी, लेकिन 2022 तक पाकिस्तान ने किसी तरह एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना नाम FATF से निकलवाया था। तो भैया, अब इसका जो फायदा है, इसका फायदा यह है कि ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विक्ट्री है। जहां पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम के कह रहा है कि इंडिया मुझे सबूत नहीं दे रहा कि जो 22 की घटना हुई उसमें मैं इन्वॉल्व था, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान या ISI इन्वॉल्व थी। ये पूरा दुनिया में पाकिस्तान घूम घूम के कह रहा है।
भारत में कुछ रहने वाले कह रहे हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक हार हुई है। साइप्रस में हाइस अवार्ड दिया जा रहा है। G7 में अपने ही इकोसिस्टम से लड़कर लिबरल पार्टी के मार्केनी आपको इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी ऐसी की तैसी हो गई, पर उन्होंने कहा नहीं, इनवाइट तो मैं करूंगा। उसके बाद आप FATF खुद पाकिस्तान का साथियों नाम ले रहा है। इससे ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। अब आदमी कहेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा। थाने में जब गुंडा एक्ट की लिस्ट बनती है कि गुंडा एक्ट में कौन कौन डाला जाएगा, तो उसमें किसी का नाम अगर संभावित भी आ जाता है और उसे अगर गुंडागर्दी का शौक होता है, तो बिल्कुल समझ लो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है कि अब कोई हरकत करी तो मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगने जा रहा है। यह फायदा होगा सिर्फ FATF में नाम आने से। ये जो स्टेटमेंट FATF का आया है अप्रैल को लेकर, 22 अप्रैल को लेकर, और पाकिस्तान का उसमें जो कनेक्शन बताया गया है कि एक बार नाम आ गया और जो इस भिखारी की इस टाइम हालत है, आदमी एक सिस्टम के गवर्नमेंट के जहन में आ जाता है कि अब अगर कोई घटना होती है, क्योंकि एक टेंटेटिव लिस्ट में नाम आ गया है, जैसा मैंने गुंडा एक्ट में बताया, भाई पिछली बार तो बच गए थे, हाथ पैर जोड़ के बच गए थे, किसी चक्कर में बच गए थे, SO साहब से जान पहचान थी, बच गए थे, लेकिन आइंदा अगर कोई गड़बड़ करी और गुंडा एक्ट में नाम आ गया तो जिंदगी हराम हो जाएगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इस नजरिए से अगर आप देखिए तो FATF में सिर्फ नाम आना ही पाकिस्तान को परेशान करने के लिए बहुत है, और इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। यह भी हो सकता था कि भारत FATF के लिए कहता और FATF कहता कि 22 अप्रैल को लेकर तो आपने हमें कोई सबूत ही नहीं दिया है, इसमें हम पाकिस्तान को कैसे इन्वॉल्व कर दें। इस नजरिए से एक तरफ अब FATF की तलवार है, फिलहाल भले वो गर्दन पर गिरे ना गिरे ये अलग बात है, और दूसरी तरफ ब्रह्मोस है। तो एक तरफ डिप्लोमेसी है, एक तरफ ब्रह्मोस है कि भैया ऐसा है, इधर से निकलेंगे तो फिर ये ठोक देगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो आप लोग देख ही ले चुके होंगे कि किसी नाली में पर्ची पर लिखकर पाकिस्तान डाल दो तो वो अपने आप गंदा नाला बन जाती है, और उसी गंदे नाले में ISI लिख कर डाल दो तो अपने आप वो गटर बन जाती है। ये तो आप लोगों को पता होगा। अब युद्ध चल रहा है ईरान का और इजराइल का, और साहब इनके मोहसिन जो जनरल साहब हैं ईरान के, ये पता नहीं जिंदा कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने जो बयान दिया, Pakistan will drop a nuclear bomb on Israel if Israel drops a nuclear bomb on Iran. जी हाँ, इन्होंने जो बयान दिया कि साहब पाकिस्तान तो हमको गारंटी देके गया था। पता है ये गारंटी कब दी गई है? जो 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आज से 1-1.5 महीना पहले शरीफ और इनका जो फील्ड मार्शल है वो जब तेहरान पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने तेरा मेरा रिश्ता की कसम खाई थी, जो मैंने आपको कल या परसों वीडियो बनाया था। ये गारंटी तब दी गई है और ये दी गई होगी, इस बात की भी गारंटी है। लेकिन जब पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान के मंत्री क्या बोल रहे हैं और सरकार क्या बोल रही है, ये भी सुन लीजिए। इसको कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। जी हाँ साथियों, और इतना डर गया ये 2 कौड़ी का भिखारी कि इसने ईरान से अपना बॉर्डर तक सील कर दिया है। तो ये है इस टाइम हालत कि डिप्लोमेटिकली भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि जो मैं पहले दिन से कह रहा था, कोई पाकिस्तान का नाम ले ना ले, FATF ने ले लिया, और दूसरा तुम उसे कूट के आए और तुमसे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, और G7 में भी तुमको बुला लिया। निज्जर को लेके इतना दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को कूटा, उसको पूछने वाला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं है कि ठोका तो ठीक ठोका। और दूसरा ईरान को लेके, क्योंकि वहां पर अमेरिका इन्वॉल्व था, तो अमेरिका ने कहा देख भैया डिप्लोमेटिकली मैं तुझे लोन वोन दिलवा दूंगा, तुम मेरे लिए जितना भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक, लेकिन ईरान के चक्कर में पड़ा तो तुझे कूट के धर देंगे, जो तुझे अफगानिस्तान के टाइम पे बताया था, वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि तू ये क्यों नहीं बोलता कि इजराइल अमेरिका से हेल्प ले रहा है। बोलते हैं ना, देखो जाहिलो, तुम्हें जंग का तरीका ही नहीं पता है। वर्ल्ड वॉर 2 मान लो जर्मनी से शुरू हुई, फिर कहीं पहुंची, फिर इंग्लैंड इन्वॉल्व हुआ, फिर जापान इन्वॉल्व हुआ, तो इधर से फ्रांस इन्वॉल्व हुआ, तो उधर से कोई और इन्वॉल्व हुआ, फिर इधर से अमेरिका इन्वॉल्व हुआ ना, मदद की ना।
यूक्रेन रशिया की लड़ाई शुरू हुई, यूक्रेन की इसने मदद करी, उसने मदद करी, वो इन्वॉल्व हुआ। रशिया की इसने मदद करी, नॉर्थ कोरिया ने करी, चाइना की करी, वो इन्वॉल्व हुआ ना। तो तुम काहे मुझसे कमेंट कर करके दो कौड़ी के पूछते रहते हो कि तू ये क्यों नहीं बोलता कि इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है? अबे कर रहा है तो कर रहा है, उसका एक इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेटिक रिश्ता है तो कर रहा है। तुम्हारे पास भी तो 57 मुल्क है ना, उनसे मदद करवा लो ना ईरान की, कौन मना कर रहा है? लेकिन कैसे होगी मदद? पाकिस्तान तो अपने दरवाजे बंद कर रहा है, जो 1 महीना पहले तेरा मेरा रिश्ता की कसम खा रहा था, कह रहा है कि साहब झूठ बोल रहे हैं, हमने तो उनसे कोई वायदा नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का मोहम्मद बिन सलमान आयतुल्लाह खमानी साहब की तुलना हिटलर से कर रहा है। तो भैया अगर कोई ईरान की मदद नहीं कर रहा तो तेरा मेरा रिश्ता करने वाले 57 मुल्क जाने ना, कर दो ना मदद, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर रहे हो? हकीकत ये अपनी फटी में नहीं कर रहे हो, ये बोलो। और इजराइल की मदद अमेरिका और यूके कर रहे हैं, वो उनकी डिप्लोमेसी है, तुम अपनी डिप्लोमेसी कर लो। ये कौन सी लॉजिक हुई कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा? यार जब भी कोई बात करोगे बिल्कुल फूटी कौड़ी की जाहिलों वाली करोगे, कम से कम कोई अच्छा कमेंट करा करो तो जवाब देने में जरा मुझे भी मजा आए। फूटी कौड़ी का कमेंट करते हो, इसीलिए जूता खाते हो। तो यह है फिलहाल पाकिस्तान की हकीकत और तेरा मेरा रिश्ता क्या की हकीकत। और भारत को लाख लाख बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।